गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है जो डेली सुबह 8 बजे होती है। ठीक है, इसमें मैंने बीच में 2-3 दिन तक क्वेश्चन सीरीज चलाई थी, क्योंकि हमारे काफ़ी चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्वेश्चन की सीरीज भी चला देते हैं। लेकिन हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? हमारा चैप्टर चला हुआ है थ्योरी, जिसमें हम कर रहे हैं वो है हमारा पाचन तंत्र। कौन सा चला हुआ है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? पाचन होता क्या है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पाचन की परिभाषा, यानी पाचन होता क्या है? भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। उसके बाद हमने, और जो ये प्रक्रिया जिस तंत्र के अंतर्गत चल रही होती है, ऑर्गन्स मिलकर इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे होते हैं, उस सिस्टम को, उस तंत्र को पाचन तंत्र कहा जाता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि पाचन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। एक होती है ग्लैंड्स के द्वारा, एक होती है ऑर्गन्स के द्वारा। एक एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत जो भी ऑर्गन्स आते हैं, आहार नाल, ग्रास नली, और फिर उसके बाद सबसे पहले मुख गुहा था। मुख गुहा में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मुख गुहा यानी ओरल कैविटी, यानी माउथ कैविटी। उसके अंतर्गत हमने दांत और जीभ को पढ़ा था, यानी जब खाने का जो प्रोसेस है वो शुरू कहाँ से होता है? मुंह से होता है। जब मुख के अंदर खाना जाएगा, उसके बाद उसे जीभ से तो टेस्ट का पता चलता है, हमने जीभ को भी पढ़ लिया था। उसके बाद दांतों से भोजन चबाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। यानी भोजन को चबाने के बाद वो कहाँ पे जाता है? ग्रास नली में जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? आहार नलिका भी बोलते हैं, या फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नलिका। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आहार नलिका। आहार नलिका यानी ग्रास नली, ग्रास नली या फूड पाइप, फूड पाइप, फूड पाइप, या क्या बोलते हैं? ओसोफेगस। क्या बोलते हैं? ओसोफेगस। ओसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओसोफेगस बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो आहार नली होती है, फूड पाइप होती है, इसके कितने नाम बताए मैंने आपको? ओसोफेगस, आहार नलिका, ग्रास नली और फूड पाइप, खाने वाली नलिका। खाने वाली नलिका भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य क्या होता है? जो खाना हमारे मुंह में गया था ना, अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा था कि मुंह से शुरुआत की थी, मुख गुहा यानी माउथ कैविटी, यहाँ से शुरुआत की थी। उसके बाद दांतों ने चबाया। अब वो दांतों का चबा हुआ जो भोजन है वो आहार नली के माध्यम से हमारे पेट में जाता है। इस तरह की कुछ संरचना होती है। ठीक है, ये हमारा पेट हो गया, मान लीजिए। कुछ इस तरह की संरचना होती है आहार नलिका की, एक नली के समान, जो क्या करती है? भोजन को पेट तक ले जाने का काम करती है। इसका कार्य क्या होता है? भोजन को पेट तक ले जाना। पाचन में सहायक नहीं होती है। अगर आप सोचने लगे कि ये भी पाचन के अंतर्गत इसे हम पढ़ रहे हैं, तो ये पाचन में सहायक होती है, नहीं, ये भोजन को पचाने में सहायक नहीं होती। इसका काम कितना होता है? सिर्फ भोजन को चबे हुए, उस मुंह जो दांतों से चबा हुआ भोजन था, उसे कहाँ तक ले जाना? पेट तक ले जाना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? सबसे पहला तो लिखेंगे कि ये एक कैसा अंग है? मांसपेशियां अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है, यानी इसमें भी बोन नहीं होती, हड्डी नहीं होती। और मैंने क्या बताया था? जीभ के बारे में बताया था आपको। जीभ भी क्या है? मस्कुलर अंग है, मांसपेशीय अंग है, सेंसिटिव अंग है, संवेदी अंग है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या लिखेंगे कि ग्रास नली या आहार नली का कुछ भी लिख सकते हैं, चारों में से कोई भी नाम। ग्रास नली एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है।
ऑर्गन है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि ये क्या करती है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। और जो मैंने आपको बताया था, ये किसके अंतर्गत आते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो कितनी होती है आहार नाल की लंबाई? ये होती है लगभग 9 मीटर। कितनी होती है? लगभग 9 मीटर, यानी 32 फीट के बराबर। इसकी जो ग्रास नली है, इसकी लंबाई कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इसका कार्य क्या होता है? ग्रास नली का या ओसोफेगस का या आहार नली का? आहार नली का जो कार्य होता है, चबे हुए भोजन को पेट तक ले जाने का होता है। भोजन को पेट तक ले जाने का होता है। कहाँ तक ले जाने का होता है? पेट तक ले जाने का होता है। लेकिन ये पाचन का कार्य नहीं करती। नोट करके लिख लेंगे कि ये पाचन में सहायक नहीं होती। ये पाचन में सहायक नहीं होती। पाचन में सहायक नहीं होती। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओसोफेगस क्या होती है, आहार नलिका क्या होती है, क्या वो पाचन में सहायक होती है, क्या वो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करती है? तो नहीं करती। उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो हमारे भोजन को जो हमने मुंह में चबाया है दांतों से, उसे सिर्फ पेट तक ले जाने का काम करती है। लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है और ये पाचन में सहायक नहीं होती। बस इतना ही इसका काम होता है ओसोफेगस का, यानी आहार नलिका, यानी ग्रास नली, यानी फूड पाइप। ठीक है, ये इसके सारे नाम हो जाते हैं। ठीक है, जब ग्रास नली के थ्रू पेट में खाना जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ग्रास नली के सहारे जो भोजन होता है वो पेट में जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं पेरिस्टालसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस प्रोसेस बोलते हैं। इधर लिख देती हूँ पेरिस्टालसिस, कलर चेंज करके लिख देती हूँ, आपको दिख जाएगा। पेरिस्टालसिस प्रोसेस बोलते हैं। बोलते हैं, यानी हेडिंग क्या लिखे, पॉइंट क्या लिखेंगे? जब खाना आहार नल के द्वारा पचकर पेट में जाता है तो उस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस प्रोसेस बोलते हैं, पेरिस्टालसिस प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो आहार नली के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है, यानी फूड पाइप के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है कि ये हमारे भोजन को पचाने में सहायता नहीं करती, हमारे भोजन को, चपे हुए भोजन को पेट में ले जाने का काम करती है। और जब ये इसके आहार नली के द्वारा जो भोजन पेट में जाता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस प्रोसेस बोलते हैं। इतना याद रखना है। 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए, अब इसके बाद क्या आ जाता है? जब भोजन अब यहाँ से मुंह से गया कहाँ में? दांतों ने चबाया, जीभ ने स्वाद लिया। अब आहार नली में गया, आहार नली ने कहाँ पे पहुंचाया? पेट में पहुंचाया, स्टोमक में पहुंचाया, अमाशय में पहुंचाया। क्या बोलते हैं इसे? स्टोमक, पेट या अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इधर लिख देती हूँ मैं। सबसे पहले हमने पढ़ा
मुख गुहा यानी माउथ कैविटी, मुख गुहा। मुख गुहा के अंतर्गत हमने पढ़ा दांत और जीभ को पढ़ा। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा ओसोफेगस यानी आहार नाल। और अब तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा स्टोमक यानी अमाशय। अब खाना कहाँ पे गया? स्टोमक में गया, पेट में गया। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या खाना पेट में जाते ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है? क्या ऐसा होता है कि जैसा हमने खाना खाया और तुरंत ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। खाना खाने के 2 घंटे तक पेट में खाना ऐसे ही पड़ा रहता है, पाचन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। 2 घंटे के बाद पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। और पाचन होने में कितना टाइम लगता है, खाने को पचने में कितना टाइम लगता है? तो लगभग 4 घंटे, लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम भोजन को पचाने में लगता है। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है? स्टोमक को पढ़ना है, पेट को पढ़ना है। ठीक है, यानी अमाशय को पढ़ना है। ठीक है, जब पेट में खाना आता है तो कम से कम मैंने आपको बताया कि 2 घंटे तक पड़ा रहता है और उसे पचने में कितना टाइम लगता है? 3 से 4 घंटे लगते हैं। अब पेट में जो खाने को पचाने का कार्य है वो कौन करती है? सबसे पहले देखेंगे पेट में भोजन को पचाने का कार्य। पेट में भोजन को पचाने का कार्य कौन करती है? जठर ग्रंथियां करती है। पहले जब हमने पढ़ा था जीभ, जीभ में हमने कौन सी ग्रंथियों को पढ़ा? लार ग्रंथियों को पढ़ा, यानी स्लाइवा को पढ़ा, लार को पढ़ा। अब इसके अंतर्गत जो आ जाती है, इसमें पेट में भोजन को पचाने का कार्य कौन सी ग्रंथियां करती है? जठर ग्रंथियां करती है। पचाने का कार्य जठर ग्रंथियां करती है। ग्रंथियां करती है। ठीक है, जठर ग्रंथियां करती है। ठीक है, जो जठर ग्रंथियां है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो क्या करती है? पेट में भोजन को पचाने का कार्य करती है। जब जठर ग्रंथियां एक्टिव हो जाती है और खाने को पचाना शुरू करती है तो वो सबसे पहले क्या बनाती है? एसिड बनाती है। जब जठर ग्रंथियां एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है और भोजन को पचाने का कार्य शुरू करती है तो वो सबसे पहले क्या बनाती है? एसिड बनाती है। क्या बनाती है? एसिड। और उसे क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, जब ये जठर ग्रंथियां जो होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है वो क्या करती है? एक्टिव हो जाती है, भोजन को पचाने का कार्य शुरू करती है। तो सबसे पहले वो क्या बनाती है? HCl एसिड बनाती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करती है? फिर बनाती है एंजाइम्स। क्या बनाती है? उसके बाद एंजाइम्स बनाती है। कौन कौन से एंजाइम्स बनाती है? एक बनाती है पेप्सिन और दूसरा बनाती है रेनिन। क्या बनाती है? पेप्सिन और दूसरा बनाती है रेनिन। दूसरा कौन सा बनाती है? रेनिन। ठीक है, सबसे पहले तो जठर ग्रंथियां क्या बनाती है? एक एसिड बनाती है HCl। HCl क्या करता है? जब आपने देखा होगा HCl का pH मान क्या होता है? 1.5 से 1.8 के बीच होता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो pH मान होता है, अगर वो 7 से नीचे आ जाए तो वो एसिटिक हो जाता है, अगर 7 से ऊपर चला जाए तो क्षारीय यानी बेसिक हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा एसिटिक हो जाता है जब ये जठर ग्रंथियां क्या करती है? HCl एसिड बनाती है, HCl बनाती है। और HCl का pH मान क्या होता है? 1.5 से 1.8 के बीच होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप लोग शादी ब्याह में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो कभी कभी स्वाद में ज़्यादा खा लेते हैं तो उसकी वजह से, तला भुना खाने की वजह से जो HCl है, इसका pH मान क्या होता है? 1.5 से भी कम हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा अधिक एसिटिक हो जाता है। और उसी वजह से हमारे पेट में क्या होता है?
गैस बनने लगती है, एसिडिटी बनने लगती है। ठीक है, क्या बनने लगती है? एसिडिटी। फिर आप क्या करते हैं? एसिडिटी को कम करने के लिए आप इनो का सहारा लेते हैं कि इनो ले लो या गैस की कोई दवाई ले लो। लेकिन अगर कभी आपके घर में इनो ना हो तो आप बेकिंग सोडा यानी जो खाने वाला सोडा होता है उसे भी ले सकते हैं। ठीक है, वो भी गैस के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। ठीक है, अब HCl का कार्य क्या होता है? जो HCl है उसका कार्य क्या होता है? एसिड कभी भी पाचन का काम नहीं करते। जो एसिड होते हैं, HCl होते हैं, वो क्या करते हैं? पाचन का काम नहीं करते, परंतु HCl पाचन में सहायक जरूर होते हैं, कुछ ना कुछ सहायता जरूर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से भोजन को पचाते नहीं है। ठीक है, इसका pH मान मैंने आपको बता ही दिया कितना होता है, 1.8 से 1.5 से 1.8 के बीच होता है। ये क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव को मारने में सहायक होते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये HCl उन्हें मारने का, एसिड उन्हें मारने का कार्य करते हैं। अगर आप लोग ये सारी चीजें लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, पर मेन हम क्या लिखेंगे कि जो HCl है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। चलिए, जो HCl है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? ठीक है, HCl का प्रमुख कार्य होता है जो पेप्सिन और रेनिन क्या है? एंजाइम है, उन्हें क्या करने का कार्य होता है? एक्टिव करने का कार्य। यानी HCl का मुख्य कार्य क्या होता है? यह एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। क्या सबसे पहले लिखेंगे? HCl का कार्य। क्या लिखेंगे? HCl का कार्य लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एक्टिवेट करता है। दूसरा कार्य क्या है इसका? HCl का दूसरा कार्य क्या है? यह पेप्सिन और जो रेनिन एंजाइम थे उन्हें क्या करता है? मैंने क्या बताया था? जब जठर ग्रंथियां काम करना शुरू करती है तो वो क्या करती है? जठर ग्रंथियां सबसे पहले तो वो एसिड बनाती है, उसके बाद क्या करती है? उसके बाद वो पेप्सिन और रेनिन जो एंजाइम है उन्हें बनाती है। अब जो HCl है ये रेनिन और पेप्सिन को देर तक एक्टिव करके रखता है। क्या करता है? देर तक एक्टिव रखता है। HCl पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स को क्या करता है? सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। ठीक है, क्या करेगा? ये पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव कर देगा। पेप्सिन और रेनिन ये क्या होते हैं? ये इनएक्टिव फॉर्म में होते। ये जो पेप्सिन और रेनिन है ये अभी किस स्थिति में है? इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी अभी तक ये सक्रिय नहीं हुए। और जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? पेप्सिन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजन जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और रेनिन को बोलते हैं प्रोरेनिन। क्या बोलते हैं? प्रोरेनिन बोलते हैं। और जब HCl इन्हें एक्टिव कर देता है तो इनका नाम क्या हो जाता है? पेप्सिन हो जाता है और रेनिन हो जाता है। यानी इन्हें पेप्सिनोजन और रेनिन पहले प्रोरेनिन फॉर्म में थे, और जब HCl इन्हें एक्टिवेट करता है तब एक्टिवेट होने के बाद ये पेप्सिन और रेनिन की फॉर्म में आ जाते हैं। अगर HCl नहीं होगा तो ये एक्टिवेट फॉर्म में, ये इनएक्टिव फॉर्म में ही पड़े रहेंगे, एक्टिव नहीं होंगे। अगर नोट करके लिख लेंगे यहाँ पे कि अगर HCl नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में ही पड़े रहेंगे। नहीं होगा तो ये एक्टिव नहीं हो पाएंगे और खाने को पचाने में सहायता नहीं करेंगे। HCl नहीं होगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म में ही पड़े रहेंगे। इनएक्टिव फॉर्म में ही पड़े
रहेंगे। तो HCl क्या करता है, इन्हें एक्टिव करने का कार्य करता है, सक्रिय करने का कार्य करता है। जब पेप्सिन एक्टिव होता है तो प्रोटीन का पाचन करता है। अब जो ये पेप्सिन है जब ये एक्टिव हो जाएगा तो किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। और जब रेनिन है जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये किसका पाचन करेगा, दूध का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा, दूध का। यानी आप लोगों को पता ही होगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो कौन सा प्रोटीन होता है दूध में, कैसीन प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, दूध में होता है कैसीन प्रोटीन। ठीक है, तो ये कौन से प्रोटीन का, कैसीन प्रोटीन का जो पाचन है वो कौन करता है, रेनिन करता है। और जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनका पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है। जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तब इनके नाम क्या होते हैं, पेप्सिनोजन और रेनिन का प्रोरेनिन। जब HCl इन्हें एक्टिव कर देता है तो ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये पेप्सिन की फॉर्म में और रेनिन की फॉर्म में आ जाते हैं। पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन किसका पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। यानी दूध में जो कैसीन नामक प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। चलिए ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। दूध का जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैसीन प्रोटीन के कारण ही होता है। नोट डाउन करके लिख लेंगे नेक्स्ट पेज पे कि दूध का जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का सफेद रंग, दूध का सफेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण ही होता है। कैसीन प्रोटीन के कारण ही होता है, कारण ही होता है। और गाय के दूध में पीला कलर कैरोटीन या राइबोफ्लोरिक फ्लेवेन के कारण होता है। गाय का दूध आपने देखा होगा पीला होता है तो वो किसके कारण होता है, गाय के दूध का पीला कलर किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। और गाय जो भैंस का दूध होता है सफेद, वो किसके कारण, कैसीन नामक प्रोटीन के कारण सफेद होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब इसके बाद क्या होता है, जब ये जठर ग्रंथियां अपना काम करना शुरू कर देती है तो हमारे स्टोमक में क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं। दोनों को मिलकर क्या बनता है, काइम नाम दिया गया है। दोनों को मिलाकर क्या नाम दिया गया है, काइन नाम दिया गया है। HCl, पेप्सिन और रेनिन, इन तीनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। HCl, पेप्सिन और रेनिन इन तीनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, जब ये इन तीनों का मिश्रण हो जाता है तो गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस यानी जो जठर रस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जठर रस बनता है। जब इन तीनों का मिश्रण होता है तो गैस्ट्रिक जूस बनता है, जठर रस बनता है, जो क्या भोजन पचने के बाद बनता है। भोजन पचने के बाद, भोजन पचा कैसे, पचने की प्रक्रिया कैसे हुई, पहले जठर ग्रंथि ने क्या बनाया, HCl बनाया। HCl क्या होता है, एक प्रकार का एसिड होता है। एसिड क्या करता है, इन दोनों को, पेप्सिन को, रेनिन को एक्टिव करता है। इनएक्टिव फॉर्म में इन्हें क्या कहा जाता है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन कहा जाता है। HCl का मुख्य कार्य क्या होता है, एंजाइम्स को क्या करना, एक्टिव करना। और एंजाइम्स कौन से हैं, पेप्सिन और रेनिन, इन दोनों को एक्टिव कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, पचाना शुरू किया। अब जो रेनिन है वो कौन से प्रोटीन को पचा रहा है, कैसीन नामक प्रोटीन को, जो किसमें होता है, दूध में। यानी रेनिन किसका पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। अब जो पेप्सिन है वो किसका पाचन कर रहा है, वो प्रोटीन का पाचन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक की प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाती है। भोजन कहाँ से आया, मुख गुहा से आया, दांतों ने चबाया, जीभ ने स्वाद लिया, गले में आया, आहार नाल से आया, गले से पेट में गया। आहार नाल का काम सिर्फ है भोजन को, चबे हुए भोजन को पेट में पहुंचाना। अब पेट के अंदर ये क्या हो रहा है, ये गैस्ट्रिक
जो ग्लैंड्स है वो प्रक्रिया कर रही है, जठर ग्रंथियां प्रक्रिया कर रही है भोजन को पचाने का। उसके अंतर्गत जो भी था मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद आ जाएगा हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद भोजन कहाँ पे जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, फिर गुदा में जाएगा, एनस में जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कल पूरा करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे, नहीं तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, कल हम क्या पढ़ेंगे, छोटी आंत पढ़ेंगे, बड़ी आंत पढ़ेंगे। फिर एक बार मैं आपको चित्र के माध्यम से भी बता दूंगी कि भोजन की प्रोसेस किस तरह से होता है, पाचन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।